नमस्कार, आदाब। मैं हूं सबानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस बनना किसका ख्वाब नहीं होता। लाखों युवाओं का इस देश के एक ख्वाब है, एक इच्छा रहती है कि वो आईएएस बने, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करे। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं हापुड़ के निज़ामपुर में एक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रिंकू सिंह के पास कि वो एक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर भी हैं, कोचिंग में गाइडेंस करते हैं। बहुत सारे युवा उनके यहाँ से पास आउट करके यूपीएससी में रैंक लेकर आए हैं। और इसके अलावा सिर्फ यहीं तक नहीं, इस बार डायरेक्टर साहब ने ख़ुद भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई किया। तो जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही और भी बहुत कुछ उनके साथ ऐसा हुआ 2008 में घोटाले के केस में कि जिसके बाद उन्होंने ओवरकम किया और बाहर आए। पूरी जर्नी सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने। थैंक यू। अच्छा, दर्शकों को पहले अपनी ही ज़बानी बताएं कि आपने किस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो कोचिंग सेंटर है आपका, लेकिन कैसे आया कि इस बार ख़ुद भी दें। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, आईएसपीसी कोचिंग सेंटर, जहाँ पर हम लोग जो हैं जो स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं उनको गाइडेंस दिलवा रहे होते हैं। तो चूँकि मेरा चयन जो है पहले यूपीपीसीएस परीक्षा 2004 में हो चुका था और लगातार कोशिश थी कि परीक्षा निकाली जाए। 2008 में मैंने मुजफ्फरनगर ज्वाइन किया था, उसके बाद अभी 2019 से इस इंस्टीट्यूट में हूँ। तो लगातार तैयारी जारी रखी और बाकी जो है चूँकि काफ़ी सपोर्ट से ही सबकी, तो इस बार 683 रैंक आई है यूपीएससी में। इसके लिए धन्यवाद सबका। सिर्फ ब्रीफ में आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत की और किस तरीके से आपने किया। मेरी कक्षा 1 से लेकर 4 तक मैं हाथरस से जनपद से बिलोंग करता हूँ। वहाँ सासनी, पहले अलीगढ़ में था वो, सासनी ब्लॉक का ग्राम उसवा है, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय, सरकारी प्राथमिक विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है कक्षा 1 से 4 तक। उसके बाद मैंने मदर टेरेसा स्कूल था, उसका अलीगढ़ ट्रांसफ़र हो गए। अलीगढ़ में मैंने फिर जो है मदर टेरेसा स्कूल है, वहाँ से पास आउट हुआ। उसका गुरु गोविंद सिंह स्कूल से 6 से 8 किया। 9 से 12 फिर मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पास किया, नौंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज है। उसका फिर मैंने बीटेक के लिए मैं जो है जमशेदपुर गया। उस समय आरआईटी जमशेदपुर के नाम से जाना जाता था, आज की डेट में एनआईटी जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब पास आउट हुआ 2002 में, उसके बाद फिर और पढ़ाई करने की इच्छा हुई तो मैंने फिर इग्नू से एमए की 2015 में। कोचिंग के बारे में, सेंटर के बारे में बताना चाहेंगे, कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए लास्ट ईयर, और जब से 2019 से ये इस्टेब्लिश हुआ है, आप जब से एज ए डायरेक्टर पोस्ट आपने संभाली है, तो कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। एक्चुअली केंद्र जो है 2010 में स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर मेरी पोस्ट जो है एज ए केंद्र प्रभारी होती है। इसमें 2019 के बाद हम लोग आए यहाँ पर, तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है इनोवेटिव प्लान लेते हुए यहाँ पर इंटरव्यू बैच वगैरह से स्टार्ट किए। तो इंटरव्यू बैच को मिला के चलें तो लगभग 300 के आसपास, 300 से ज़्यादा पीसीएस और आईएएस जो हैं क्वालिफाई हुए हैं। पिछली बार जो है काफ़ी अच्छे बच्चे निकले थे हमारे जो है। ऐसा भी कहा जा रहा है जिन्होंने 3rd रैंक इस बार क्वालिफाई किया यूपीएससी में, वो इसी कोचिंग सेंटर से हैं, गामनी सिंह। अच्छा, गामनी सिंह जो हैं हम लोगों से इंटरव्यू गाइडेंस के लिए संपर्क किया था, तो इस कोचिंग से जुड़ा हुआ है उनका। और ये अच्छा लगता है कि प्राउड होता है, उन पर फील होता है कि इस कोचिंग से जुड़ाव रह के भी उन्होंने जो है रैंक हासिल की है। तो उन्होंने एक्चुअली इंटरव्यू के लिए हम लोगों से संपर्क किया, फिर उनको डिफरेंट मेंटर्स और कोचिंग मॉक्स इंटरव्यूज़ डिफरेंट जगह से कराए गए उनको। तो इंटरव्यू में हम लोगों की हेल्प रही है उनकी जो है। क्रेडिट तो जाएगा ना कोचिंग को। और हापुड़ भी अभी एक छोटे ज़िले में शुमार है, और उसके अलावा उसकी भी छोटी सी जगह है निज़ामपुर, यहाँ पे कोचिंग, उसके बाद भी इतना लोग ग्रो कर रहे हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर आप इसके बारे में और बता सकते हैं कि और लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इस कोचिंग सेंटर से। अच्छा, हम लोग यहाँ पर 3 तरह की फैसिलिटी चलती है। एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी होती है, तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी में हमारे यहाँ पर जो यूपी के एससी के और 6 लाख से इनकम कम है, उनका एंट्रेंस के थ्रू एडिशन होता है, तो उनको हम लोग रेजिडेंशियल फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा इनोवेटिव वे के तहत यहाँ पर ऑनलाइन सेशंस, जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी है, एज ऑनलाइन कोई भी कैटेगरी, कोई भी कास्ट, किसी भी इनकम लेवल का
ऑनलाइन और एज ए डे स्कॉलर आ सकते हैं। डे स्कॉलर में होता है कि आप रेजिडेंशियल नहीं मिलेगा, बाहर रह के ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन में आपको सारी गाइडेंस निःशुल्क मिलती है सारी चीज़ें। और बाकी यूपीएससी में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्तर लाने की कोशिश कर रहे हैं कोचिंग का कि अच्छा सा स्तर और आए। बाकी पीसीएस के इंटरव्यू तो जो कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हुए हैं लगभग 300 के अधिक, वो जानते हैं कि शायद हम लोगों की जो क्वालिटी है इसको इंस्टीट्यूट की और कोई ऐसे बेहतर दे पाए। क्योंकि इसमें पिछली बार हम लोगों को, इस बार भी देखा हम लोगों ने, तो काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो हैं काफ़ी बाई हार्ट जुड़े हुए हैं, जो पूरी निःशुल्क हेल्प करते हैं कैंडिडेट्स की। तो जिसको जुड़ना होता है हम लोग टेलीग्राम चैनल हमारे जो है उसके थ्रू, और इसके अलावा डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहती है। वेबसाइट पे काम चल रहा है, अभी बन नहीं पाई है, तो इस तरह से हमारा काम चल रहा होता है पूरा। अच्छा सर, एक आपसे मामला जुड़ा है। जब आप 2000 में पीसीएस अधिकारी के तौर पर थे तो एक आपने तकरीबन 80 करोड़ का घोटाले को उजागर किया था, जिसके बाद आप पर अटैक किया गया। उसके बारे में भी बताइए, कैसे आपने फ़ाइट की और फिर ओवरकम करके और कम बैक किया? एक्चुअली मेरा जो शुरू से जो रहा चीज़ें, चूँकि सरकारी जो जॉब होती है मेरी नौकरी नहीं थी, बल्कि एक सेवा का एक माध्यम है। और ये सरकारी नौकरी सिविल सेवा में आने से एक जो फ़ायदा रहता था कि ये एक मध्यम मार्ग होता है जिसमें हमें जो काफ़ी अच्छे काम करने को मिलते हैं, उसकी सैलरी मिलती है अच्छे काम करने की। तो जब सेवा भाव होता है तो हमारे काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जो आम लोगों तक पहुँचे। तो मेरी जब पहली पोस्टिंग जनपद मुजफ्फरनगर में 2008 में हुई थी, तो उस समय वहाँ पाया था मैंने कि स्कॉलरशिप, शादी जैसी कई सारी समाज कल्याण की योजनाएँ हैं, तो उसमें से पैसा जो है साइफनिंग ऑफ किया जा रहा है। जो पैसा है उनका जो गरीब लोगों के लिए आता है, उसको बीच के जो दलाल लोग हैं, बिचौलिए माफिया थे वहाँ पर, तो लोग काफ़ी बीच में ही डकार जा रहे थे। तो उनको रोकने की कोशिश की गई, उसको उजागर करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद धमकी, प्रलोभन जैसी कई सारी चीज़ें आई। और जाहिर है कि जब एक भ्रष्ट व्यवस्था की जब कड़ी को टूटती है तो भ्रष्ट व्यवस्था से व्याकुल हो जाती है, कमज़ोर होती है। भ्रष्ट व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि एक ईमानदार के रहते हुए, किसी एक ईमानदार के रहते हुए वो अपना काम कर सके, तो उसको अपने रास्ते से हटाना ही होता है। तो उसने रास्ते से हटाने की कोशिश की मुझे। उन लोगों ने जो माफिया थे, जिसमें मेरा अकाउंटेंट भी शामिल था और किसी 1-2 सीनियर ऑफिसर भी थे, और जो बाद में एक नेता था, बाद में राज्य मंत्री जी का दर्जा भी मिला उसने, उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कराया और लगभग 7 गोली लगी थी मुझे। 7 गोली, और बहुत ही भीषण अटैक था। तो उसमें एक्चुअली हेड पे 3 गोली लगी थी, तो डॉक्टर्स मान के चल रहे थे बचूंगा नहीं मैं। तो फिर जब मैं सर्वाइव हुआ तो उसको एक मैजिक मानते थे डॉक्टर्स। तो जब मैं भारतीय हॉस्पिटल है एक मेरठ में जहाँ इलाज चला मेरा, तो वहाँ पर एक मैजिक के नाम से नाम हो गया था मेरा कि कोई मैजिक हुआ है यहाँ पर कि मैं बचा हूँ। तो एक्चुअली ये मेरे लिए इनाम था मेरी ईमानदारी का, कि एक्चुअली रिवर्स जो है, जैसे अटैक होना और अटैक का बचना, ये 2 डिफरेंट के पॉइंट्स हैं। अटैक होने की बात यह है कि जब मर्डर होते हैं, बहुत सारी चीज़ का, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे भी सर्वाइव हो जाना, ये मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। और ये लोगों की दुआओं का असर था जिनकी मैं सेवा कर रहा था। और शायद मेरी जो ये इनाम है, मेरे लिए इतना बड़ा इनाम दे दिया है कि शायद ज़िंदगी भर में शायद चुकता कर पाऊँ उसको। मैं एक चीज़ जो बोलता हूँ हमेशा कि लोग काम करते हैं इनाम पाने के लिए, लेकिन मुझे इनाम पहले मिला है, काम करने का मौका बाद में मिल रहा है। क्योंकि किसी भी रिजल्ट से, किसी भी चीज़ों से बड़ा था उस समय जो इनाम मिला था मुझे ज़िंदगी मेरी। उसके बाद लेकिन किस तरीके से आप सामने आए, कैसे दोबारा से सोचा कि अब फिर से ज्वाइन किया जाए, एग्ज़ाम दिया जाए? अच्छा, उसके बाद मैं ज्वाइन किया और उसके बाद ही लगातार, चूँकि ईमानदारी वाला जो है चीज़ें थी, पहले से सोच थी, तो लगातार प्रताड़नाएँ और जो उत्पीड़न था विभाग का चलता रहा। तो उसी में चूँकि उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो पोस्ट पर हूँ मैं, वहाँ पर ये समस्या आती ही हैं। तो यहाँ से करने का थोड़ा अवसर कम मिलते हैं। ऐसे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं और हम लोगों का रिजल्टेंट कम मिलते हैं। तो जाहिर है कि इससे पद ऊंचा रहे तो ज़्यादा अच्छा चांस मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश की गई लगातार कि कब हो, लेकिन लकीली जो है इस साल हुआ है चीज़ें। इसके साथ एक बड़ी चीज़ थी कि चूँकि मुझे मेरे लगभग एज ख़त्म हो चुकी थी मेरी लगभग, तो उस समय जो है मैं एक्चुअली दिव्यांग कैटेगरी होने के कारण मुझे एक स्पेशल एज का मौका मिला। तो इसमें रिजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। अगर नहीं होता तो अवसर ही नहीं मिलता मुझे। तो अवसर मिला, अवसर का उपयोग किया, उपयोग करने के बाद अभी रैंक आई है, सर्विस देखते हैं कौन सी मिलती है,
उसके बाद फिर देखते हैं कितना काम है, क्या रहेगा सारी चीज़ें। तो वो बाद में देखेंगे कि आपका आने वाली लाइफ का क्या प्लानिंग है और क्या करना है, यहीं पर इस कोचिंग में ही रहना है या फिर कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को? अच्छा, अभी तो ये रैंक आने पर डिसाइड होगा और सारी सर्विस एलोकेशन में डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, काम करने का जो एटीट्यूड है, चूँकि सेवा भाव के लिए जाना है, सेवा भाव वो एटीट्यूड वही रहेगा। जो लोग पहले से जानने मेरा काम करने का तरीका, उसमें कोई बदलाव नहीं होना, क्योंकि वो मेरा अपना तरीका है, मतलब मेरा अपना है और मेरा अपना है, साथ में मेरे ऊपर एक उधार है मेरी ज़िंदगी, तो ज़ाहिर है उसका मुझे उधार चुकाना भी है। तो इसलिए काम करने का तरीका वही रहेगा। बाकी चूँकि मैं इस सेवा में रह के जो उत्पीड़न हो सकते हैं सरकारी सिस्टम के, मेरा तो अब जो कहना ये आता है साफ-साफ कि अच्छा हम लोगों ने बनाया हुआ है कभी तब से, जो भ्रष्टाचार के लिए, कि जैसे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो एक बहुत बड़ा फेमस हुआ करता था, तो उसी बेस पे हमने बनाया हुआ है कि अपने लिए कि जो सब कुछ लुटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना भ्रष्टाचारियों में है। भ्रष्टाचारियों में, अच्छा। एक्चुअली अब सब पहले सर कटा जो तक कातिल होते थे ब्रिटिश वाले, तो सर कटाने की तमन्ना होती थी। अब जो भ्रष्टाचारी हैं तो अब उनके सामने सब कुछ लुटाने की तमन्ना होती है कि क्या कर सकते हैं वो देखना है उनको। और एक्चुअली मकसद ये है कि उन्हें एक खौफ होना चाहिए कि कोई तो है जो उनके किसी भी चीज़ से डरता नहीं है। एक्चुअली मैं अपने आप को जो मानता हूँ स्वयं को, मैं सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म मानता हूँ। तो जैसे अब जब भी ये समस्या ये वाली घोटाले वाली समस्या आई थी, तो उसमें ये चीज़ जो बॉर्डर पर सिपाही है उसकी तरह सोच के देखा कि अगर दुश्मन देश का कोई अटैक करेगा तो उसकी क्या रोल हो सकता है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते भी हैं कि भाई जब आईएएस और पीसीएस अधिकारी बनते हैं, अभी भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आम लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का बना है, हमारे ज़िले का, लेकिन उसके बाद जब वो आईएएस पीसीएस बन जाते हैं तो कहीं एक उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है अपने लोगों को लेकर, या फिर वो नज़रिया बदल जाता है, स्टेटस और स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, तो कहते हैं वो हमारे टाइप के रहते नहीं हैं और थोड़ा सा कुछ सिस्टम में मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, आम लोगों के बारे में नहीं सोचते, जबकि आपने इसके ऐसा नहीं किया जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा आपको। एक्चुअली होता क्या है कि जो सेवा में जा रहे हैं हम लोग, अभी मैं छोटा नौकर हूँ, मैं बड़े नौकर बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो बड़े नौकर मतलब सरकारी नौकर रहूँगा मैं, हम एक्चुअली मालिक बनने की कोशिश करते हैं, ये चैलेंज आता है। बाकी जो चीज़ होती है, दूसरा चीज़ आती है एक कहेंगे लग्जरियस लाइफ और जैसे सारी चीज़ आती हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते भी, सर जो वहाँ जाके तो ऐसा कुछ होता होगा जैसे हमारे पोस्ट पे भी। तो अधिकारी का मतलब एक्चुअली हमारे दिमाग में अभी तक ब्रिटिश टाइम के अधिकारी माने जाते हैं। तो उनका होता था कि एक राजाशाही टाइप की होती थी, जबकि अधिकारी की आज की डेट में, जिसमें अपनी सैलरी बोलूँ तो जो मेरे टाइम के असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे और भी या प्राइवेट जॉब करने वाले, उनसे सैलरी मेरी कम होती है। लेकिन अधिकारियों ने इस तरह से करप्शन की वजह से ऐसा बनाया हुआ है कि सब उसी चक्काचौंध से जुड़ते हैं। हकीकत में उनकी लाइफस्टाइल देखी जाए तो सैलरी बेस पर लाइफस्टाइल होगी तो अलग होगी उनकी। तो होता क्या है, जैसे वो सिस्टम में आते हैं तो चूँकि उन्हें करप्शन से जुड़ना होता है, बहुत से लोगों को, काफ़ी लोग अच्छे भी हैं, काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं जो सैलरी के अलावा कुछ टच नहीं करते, लेकिन जो बाकी चकाचौंध जुड़ते हैं उनके साथ चूँकि करप्शन करना होता है तो उन्हें दूरी बनानी ही होती है। दूसरी क्या है कि एक चीज़ और होती है कि अधिकारी से जो उम्मीद करने लग जाते हैं लोग, उन्हें वो कोई ऐसा मानते हैं कि शक्तिमान हो गया कोई, कि लेके हर समस्या का सॉल्यूशन कर देगा, जब ये बहुत छोटा एक पुर्जा होता है हम लोग। मैं भी जैसे जिस पोस्ट पे जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट मिल जाए, हमें छोटा पुर्जा होंगे, हमें लिमिटेशंस होंगी, सारी चीज़ होंगी। भले ही हम दिखाएं कुछ भी कि हम इतने पावरफुल हैं, लेकिन हम नौकर होते हैं और नौकर को हमेशा निर्देश का पालन करना होता है। तो इस वजह से कहीं आपसे टसन रहती है चीज़ों में, और जिसकी ज़रूरतें कम होंगी उसे करप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की जब ज़रूरतें बढ़ती हैं तो करप्शन की जरूरत पड़ती है और लोगों से दूरी बढ़ती है। तो ये रहता सारी चीज़। उम्मीद करते हैं जो भी पार्टिसिपेंट किया है आईएएस पीसीएस बने, ईमानदारी को सर्वोपरि रखें और उस पर काम करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये थे रिंकू सिंह, जिन्होंने बताया डायरेक्टर ऑफ दिस एकेडमी, बच्चों को कराते हैं। उन्होंने अपने पूरी जर्नी के बारे में भी बता दिया, किस तरीके से उन्हें एज ए पीसीएस परेशानी और कठिनाई चुनौतियों का सामना किया और अब के खुद भी एग्ज़ाम पास किया। धन्यवाद।